Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy English. So today in this video we are going to solve some narration or direct or indirect speech examples specially for class 10 students. तो 10th क्लास में जो आपका ग्रामर पोर्शन आएगा उसमें जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि नरेशन या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जिसे आप कहते हो वो किस तरीके से आपके पेपर में आएगी और कैसे आपको उसको सॉर्ट आउट करना है, दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखो टॉपिक है आपका रिपोर्टेड स्पीच, इसको नरेशन भी कहा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। अब आपके पास एग्जाम्पल्स क्या आएंगे, कोई दो कॉन्वर्सेशन दे देगा दो पर्सन के बीच में और कहेगा इसे रिपोर्ट करो। क्या करो? रिपोर्ट करो। रिपोर्ट का मतलब ही ये है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करो। हो सकता है वो इस पूरी कॉन्वर्सेशन को रिपोर्ट करने, वो दो तीन तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टाइप है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है वो है कि दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन दे दी, ठीक है, और आपको कह दिया रिपोर्ट टीनाज आंसर या टीनाज रिप्लाई, कि टीना ने जो रिप्लाई किया है उसको रिपोर्ट करो। रिपोर्ट का मतलब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर आपको पूरे दोनों को कन्वर्ट नहीं करना, सिर्फ टीना का जो रिप्लाई है, जो उसका आंसर है, उसको जो है आपको रिपोर्टेड स्पीच जो है उसकी चेंज करनी है। जैसे यहाँ पर डिस्कशन क्या हो रही है, रिया जो है वो पूछ रही है टीना से, आर यू रेडी फॉर द पार्टी, क्या तुम पार्टी के लिए रेडी हो। हेल्पिंग वर्ब जब स्टार्टिंग में होती है तो इसका मतलब है आपको क्वेश्चन पूछना है। एंड सेकेंड थिंग, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो भी सिंपली यही दिखाता है दैट यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। अब टीना इसमें रिप्लाई देती है यस, हाँ बट आई नीड योर हेल्प, हाँ मैं रेडी हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो इस तरीके से ये कॉन्वर्सेशन है टू फ्रेंड्स के बीच में, रिया एंड टीना। अब उसने कहा कि जो टीना का रिप्लाई है उसको रिपोर्ट करो, यानी कि उसकी स्पीच को आपको चेंज करना है। तो ये रहा टीना का रिप्लाई, हमें बस इसी को चेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ये अगर आप नॉर्मली जैसे आपको लिखा हुआ दिखाई देती है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट है क्या, टीना सैड टू रिया। क्या कहा उसने, यस बट I need your help। ठीक है, अगर आपकी जो प्रॉपर नरेशन दी होती वो इस तरीके से दी होती डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, यहाँ कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में है तो ये ऐसे है। हमें पता तो है ना टीना ने जवाब किसको दिया है, रिया को दिया, तो इसने ऐसे ना लिख के सिंपली ऐसे लिखा हुआ कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में। बात तो इन दोनों के बीच की हो रही है ना। अब टीना ने जो है रिप्लाई किया है किसमें, यस में, और यस में रिप्लाई करने के बाद उसने आगे भी कुछ ऐड किया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, हम लिखेंगे टीना रिप्लाइड इन एफर्मेशन का मतलब होता है हाँ में, पॉजिटिव सेंस में रिप्लाई करना, ठीक है। तो जो भी उसका क्वेश्चन था रिया का, उसमें पॉजिटिव सेंस में रिप्लाई किया है टीना ने, ठीक है। टीना रिप्लाइड इन एफर्मेशन, ये यस जो है ये इसी एफर्मेशन वर्ड में ही इंक्लूड हो गया, इसी में समा गया, ठीक है। हाँ में रिप्लाई किया है ना, एफर्मेशन का मतलब भी होता है हाँ में ही रिप्लाई करना, क्लियर। उसके बाद उसने आगे भी कुछ कहा है तो इसके लिए हम लिखेंगे एंड एडेड का मतलब और उसने अपनी बात में और ऐड किया। क्या ऐड किया, अब इसको चेंज करके लिख दो, क्या ऐड किया, बट आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आपके पास आई और वी ये कौन से पर्सन प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो बोलने वाले के हिसाब से चेंज होते हैं कि बोलने वाला कौन है। यहाँ बोलने वाला कौन है, टिया है, टिया ही तो बोल रही है ना, किसको बोल रही है, रिया को बोल रही है, अपना जवाब वो रिया को दे रही है। तो यहाँ पर ये जो आई है ये बोलने वाले के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो बोलने वाला टीना है, टीना के लिए आप क्या प्रोनाउन यूज करोगे, शी, किसी लड़की के लिए शी प्रोनाउन यूज किया जाता है, तो ये आई शी से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे आई को हटा के हम क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे, क्लियर।
अब नीड जो है आपकी वो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। नरेशन के अंदर फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज किया जाता है, सेकंड फॉर्म में। तो नीड का क्या हो जाएगा, नीडेड, सिंपल। उसके बाद योर हेल्प, योर आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन को योर आपका कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को जो सुनने वाला है उसके हिसाब से चेंज किया जाता है। अब सुनने वाली कौन है यहाँ पर, रिया, टिया रिया से बात कर रही है ना, तो सुनने वाला कौन है यहाँ पर, रिया है। तो रिया के लिए क्या प्रोनाउन यूज करोगे, फिर से शी, ठीक है। अब योर हेल्प को आपको शी के हिसाब से चेंज करना है, शी के हिसाब से, शी हेल्प थोड़ी ना होगा, शी के हिसाब से देखो, शी के लिए क्या होगा, हर हेल्प, क्लियर। तो योर हेल्प किस में चेंज हो जाएगा, हर हेल्प में। भी शी के हिसाब से चेंज करना है, शी नहीं लगा देना, शी के हिसाब से देखो। जैसे यहाँ पर यू हेल्प थोड़ी ना लिखा हुआ है, अगर यू हेल्प लिखा होता फिर तो आप यू को किससे रिप्लेस कर देते, शी से, ठीक है। लेकिन यू का ऑब्जेक्ट वाला केस लगा हुआ है, यू आपका कौन सा केस है, सब्जेक्ट वाला केस। हर प्रोनाउन के केसेस होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्टिव केसेस और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव केसेस, ठीक है। यू जो है उसका जो है, यू आपका सब्जेक्टिव केसेस है और योर इसका कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट वाला केस है। शी आपका सब्जेक्टिव केस है और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव केस को हटा रहे हो तो उसकी जगह पर ऑब्जेक्टिव केस ही लग सकता है। अगर किसी सब्जेक्टिव केस को हटा रहे हो तो उसके केस पर सब्जेक्टिव केस ही चल सकता है। तो अब यहाँ पर योर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट वाला केस है, इसके प्लेस पर जो भी नया प्रोनाउन लगाओगे उसका केस ध्यान रखना है, कौन सा आएगा, ऑब्जेक्ट वाला। अब शी तो ऑब्जेक्ट वाला केस नहीं है तो हम शी का ही ऑब्जेक्ट वाला केस लगाएंगे, क्या आ जाएगा, हर हेल्प। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, अपनी डायरेक्ट स्पीच जो है वो इनडायरेक्ट में चेंज करनी है। एक तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और किस तरीके से पूछा जा सकता है, सपोज करो वो इसी एग्जाम्पल को कह देगा, रिपोर्ट दिस कॉन्वर्सेशन, ठीक है, रिपोर्ट दिस कॉन्वर्सेशन, इस कॉन्वर्सेशन को रिपोर्ट करो या रिपोर्ट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। अब वो ब्लैंक क्या देगा, जैसे वो स्टार्टिंग से शुरू कर देगा। पहले रिया किसको बोल रही है, रिया बोल रही है टीना को, ठीक है। पहली लाइन जो है उसमें रिया बोलने वाली है और टीना सुनने वाली है, ठीक है। तो रिया ने टीना से क्या पूछा, आर यू रेडी फॉर द पार्टी। तो आधी अधूरी तो वो आपको दे देगा, रिया आस्क्ड टीना, आगे उसने इफ लगाया और ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जहां पर आपकी लाइन कंप्लीट होगी वहां पर लिखेगा, आगे शुरू कर देगा, टीना रिप्लाइड इन affirmation and added, आगे फिर ब्लैंक। तो जहां जहां तक उसने किया है वहां तक हमें करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे करने की जरूरत है। तो पहली लाइन से शुरू की, रिया आस्क्ड टीना, तो पहली लाइन में रिया टीना से पूछ रही है, क्या पूछ रही है, आर यू रेडी फॉर द पार्टी। अब ये जो क्वेश्चन है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होता है तो आपको कंजक्शन लगानी होती है इफ, ठीक है। इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ने के लिए आपको कंजक्शन चाहिए, तो कोई ना कोई कंजक्शन लगानी होती है। अब जब आपकी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होता है उस केस में आपको इफ कंजक्शन का यूज करना है, क्लियर। अब ये तो इसने लगा रखी है, हमें इसके आगे लिखना है। अब यू जो है वो आपका कौन सा प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होता है, सुनने वाले के हिसाब से। इस लाइन में सुनने वाली कौन है, टीना है। टीना क्या है, लड़की है, तो उसके लिए क्या प्रोनाउन लगाएंगे, शी प्रोनाउन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ शी। उसके बाद अब पहले हमें ये लगाना है, उसके बाद इसको चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पर जो आपकी डायरेक्ट स्पीच है उसमें पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है,
फिर आपका सब्जेक्ट है। लेकिन हमें इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं करना होता। इनडायरेक्ट में पहले सब्जेक्ट आता है चेंज होकर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। क्लियर? अब इज, एम, आर इनमें से अगर कुछ लगा हो तो उसको हम वॉज या वर में चेंज करते हैं। इज, एम, आर, अगर इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आपके पास है तो इसको आपको किस में चेंज कर देना है? वॉज या वर में। ठीक है, अब शी के साथ वॉज या वर में से क्या आएगा? वॉज आएगा। क्लियर? आर लगा हुआ था ना यहाँ पर, आर को हम वॉज या वर में ही चेंज करेंगे। शी के हिसाब से देखना है वॉज लगाना या वर। सिंगल है, सिंगल के लिए वॉज, एक से ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए वर लगाएंगे। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। अब आगे हेल्पिंग वर्ब। देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों है तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, वर्ब चेंज नहीं करनी। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब है, फिर आपको वर्ब चेंज करनी है। अब यहाँ पर देखो, रेडी आपकी वर्ब है और आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, वर्ब को चेंज अब नहीं करेंगे, तो वर्ब ऐसे की ऐसे आ जाएगी। ठीक है, रेडी फॉर द पार्टी, फॉर द पार्टी। क्लियर? अब आगे टीना जो है, टीना रिप्लाइड इन एफर्मेशन। ये यस इस एफर्मेशन वर्ड में कन्वर्ट हो, ऐड हो गया। एंड एडेड, और उसके आगे भी उसने कुछ कहा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एंड एडेड। एडेड का मतलब उसने अपनी बात में और भी कुछ ऐड करके बोला है। क्या बोला? बट आई नीड योर हेल्प, तो बट एज इट इज आ जाएगा। आई का क्या बन जाएगा? शी। नीड का क्या हो जाएगा? नीडेड। आगे लिख देते हैं, नीडेड। योर हेल्प का क्या हो जाएगा? हर हेल्प। अभी कराया था लास्ट एग्जाम्पल में। तो इस तरीके से आपको जो है चेंज करनी है, इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है उनको फिलअप करना है। ठीक है, एक मेथड आपका ऐसे आ सकता है कि आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। और थर्ड मेथड आपका जो है, जो सिंपली आप नॉर्मली छोटी क्लासेस से करते आए हो, आपको कोई भी लाइन दे देगा और उसको कहेगा इसको रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करने का मतलब ही क्या है? इसकी स्पीच चेंज करो, डायरेक्ट से क्या बनाओ? इनडायरेक्ट। जैसे she said to me, why are you crying? She said to me, why are you crying? हमेशा जब आप डबल कोटेशन लगाते हो तो लास्ट में जो भी आपको फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, क्वेश्चन मार्क जो भी लगाना है, पहले वो लगाया जाता है, उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज होती है। जो सिंगल कॉमास होते हैं वो पहले बंद होते हैं, उसके बाद जो भी आपको साइन लगाना है लाइन के एंड में वो बाद में लगाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेंज करते हैं इसको। पहले अंदर की सेंस देखो, अंदर की सेंस अगर ऐसी है कि कुछ पूछा जा रहा है, फिर इस सैड टू को आपको आस्क्ड में चेंज कर देना है। क्लियर? अगर अंदर की सेंस ऐसी है कि कुछ बताया जा रहा है, फिर आपको इसको टोल्ड में चेंज कर देना है। अंदर की सेंस ऐसी है कि कोई एडवाइस दी जा रही है तो उसको एडवाइस्ड में चेंज कर देना है। ऐसी सेंस है कि रिक्वेस्ट की जा रही है तो उसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है। ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इसकी सेंस देखनी है कि इसमें जो बात कही जा रही है वो रिक्वेस्ट लग रही है आपको, एडवाइस लग रही है, ऑर्डर लग रहा है, कोई क्वेश्चन लग रहा है, या सिंपली कोई बात कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो सैड टू किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। क्लियर? तो क्वेश्चन है तो आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, टू भी लगा देते हो इसके साथ। ऐसा नहीं होता, सैड और टू दोनों को हटा के आप चेंज करते हो। क्लियर? शी एज इट इज रहेगा, सैड टू हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, मी एज इट इज। अब इधर वाले पार्ट को इधर वाले पार्ट से ज्वाइन करने के लिए हमें जरूरत होती है कंजक्शन की। ठीक है, कंजक्शन हमारे पास इफ भी होती है, दैट भी होती है। ठीक है, इफ कब होती है? जब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है सिंपली हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में हो बस, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब से आगे क्वेश्चन वर्ड भी हो। जैसे अगर मैं वाई को हटा दूं, आर यू क्राइंग, ये भी तो क्वेश्चन है ना, क्या तुम रो रहे हो। ठीक है, अगर मैं वाई ना लिखूं तब भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में होने का मतलब ही ये है
सब्जेक्ट बाद में हो और हेल्पिंग वर्ब पहले हो, इसका मतलब यही है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन वर्ड भी है फिर आपको कोई कंजक्शन नहीं लगानी। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड ना होता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता, फिर आपको कंजक्शन लगानी थी, कौन सी? इफ। क्लियर? अब जो ये क्वेश्चन वर्ड है यही हमारी कंजक्शन है, तो हमारी कंजक्शन क्या बन गया? वाई। क्लियर? अब हमेशा पहले सब्जेक्ट को चेंज करके लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है इनडायरेक्ट स्पीच में। ये बात ध्यान रखना, ये आपकी सबसे कॉमन मिस्टेक होती है एग्जाम में कि आप इसको पहले चेंज करके लिखते हो, इसको बाद में लिखते हो। ऐसा नहीं करना, पहले सब्जेक्ट आता है चेंज होकर, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आती है, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके हिसाब से चेंज होगा? सुनने वाले के हिसाब से। सुनने वाला कौन है? मी। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि मी लगा दो, मैंने ये नहीं कहा कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है सुनने वाला बन जाता है, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा उसके हिसाब से चेंज होगा। तो मी के हिसाब से यहाँ पर आपको चेंज करना है, मी के हिसाब से यहाँ पर चेंज होकर आई आ जाएगा, क्योंकि यू जो है वो सब्जेक्ट है, यू जो है वो सब्जेक्ट है। यू का ऑब्जेक्ट वाला केस योर भी होता है और यू भी होता है। आई आपका सब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्ट वाले केस में मी, माय, माइन ये आते हैं। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हो तो उसको कोई सब्जेक्ट ही रिप्लेस कर सकता है। अगर आप सब्जेक्ट को हटा रहे हो तो उसकी जगह पर सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को हटा रहे हो तो उसकी जगह पर ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। अब यू आपका सब्जेक्ट है, कैसे पता सब्जेक्ट है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ जो होता है वो सब्जेक्ट ही होता है, तो यू आपका क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको मी नहीं लिखना, क्योंकि मी तो सब्जेक्ट है ही नहीं। मी का सब्जेक्ट देखो क्या होता है, मी का सब्जेक्ट होता है आई, ठीक है। तो यहाँ पर यू जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? आई से। उसके बाद इज एम आर को किस में चेंज करते हैं? या तो वॉज में या वर में। आई के साथ वर तो आएगा नहीं, क्या आएगा? वॉज आएगा। क्लियर? हो गया ये भी। उसके बाद क्राइंग एज इट इज। क्लियर? हो गया, सो सिंपल। देखो जब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों दी हों आपकी लाइन में, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी वर्ब है। वर्ब यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो वो आपकी वर्ब है। अगर दोनों हो तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दो, फिर वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ वर्ब है फिर आपको चेंज करना है। जैसे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको हम सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से भी आपकी जो नरेशन है वो एग्जाम में आ सकती है। तो ये थे वो 3 मेथड्स, 3 वेज जिस हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन पेपर में नरेशन देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ साफ होगा, उतना आपका माइंड क्लियर होगा, उतना ही अच्छे से आप पेपर में इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट आती नहीं है, बहुत सिंपल सी ही आती है। एक और मैं आपको बता देती हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। जो क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो भी हमें पता होने चाहिए। जैसे देखो, द टीचर said to students, the teacher said to students, open your books, open your books। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात है। टीचर स्टूडेंट को या तो ऑर्डर देगा कुछ करने के लिए या फिर उसको इंस्ट्रक्शन देगा काम करने की, कि आपको काम कैसे करना है, कब करना है, कब क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस देगा। ठीक है। अब यहाँ पर ओपन क्या है, वर्ब है ना, काम क्या हो रहा है, खोलने का। क्या खोलने का? किताबें खोलने का। ठीक है। तो जब आपके जो सेंटेंस होते हैं वो किससे शुरू होते हैं? वर्ब से शुरू होते हैं। उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में या तो कोई एडवाइस होगी, या कोई रिक्वेस्ट होगी, या कोई ऑर्डर होगा, कमांड होगा, इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है। कोई विश होगी। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जिनमें या तो कोई एडवाइस हो, ठीक है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन हो, या फिर कोई ऑर्डर हो, या फिर कोई विश हो, तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में। क्लियर? ठीक है।
तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है, वो वर्ब से शुरू होते हैं। क्लियर। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के केस में आपको जो कंजक्शन लगानी है वो टू लगानी है। क्लियर। जो इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ने के लिए जो वर्ड लगाना है, जो कंजक्शन लगानी है, वो टू लगानी है। ठीक है। अब टीचर जो है वो, अब ये ऑर्डर वाली तो बात है नहीं कोई, ये इंस्ट्रक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, द टीचर इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स, द टीचर इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स। अब इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ना है तो कंजक्शन क्या लगानी है, टू। टू के राइट आफ्टर आपको वर्ब ही लगानी है, और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म ही है, टू ओपन, यहीं से शुरू करना है, वर्ब ही आएगी आगे, टू ओपन योर बुक्स। अभी आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट वाला केस है। कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट वाला केस, तो इसकी जगह पर जो भी लगाओगे उसका ऑब्जेक्ट वाला केस लगाना। योर बुक सेकंड पर्सन है, सुनने वाले के हिसाब से चेंज होगा, सुनने वाले कौन है, स्टूडेंट्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स का मतलब दे, एक से ज्यादा है ना, तो दे, स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोनाउन यूज होगा, दे। तो योर बुक दे के हिसाब से क्या बन जाएगा, दियर बुक। क्या बन जाएगा, दे के हिसाब से दियर बुक। जो मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं देयर और दियर के बीच में। ये एक जगह को बताता है, इसका मीनिंग क्या होता है, वहां, ये तो जगह बता रहा है। ठीक है। दियर जो है ये एक प्रोनाउन है, जब एक से ज्यादा लोग होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, उनका या फिर उनकी। क्लियर। दियर बुक्स, उनकी किताबें। क्लियर। टू ओपन दियर बुक्स। क्लियर, समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। अगर आपका कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसमें नोट भी लगा हुआ है, इंपैरेटिव ही है लेकिन उसमें नोट भी लगा हुआ है, ठीक है, जैसे डोंट स्पीक। ठीक है, डोंट स्पीक, अगर यहां पर लिखा होता डोंट स्पीक, तो द टीचर इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या है, डू नॉट स्पीक। ठीक है, तो यहां पर स्पीक जो है वो एज इट इज आ जाएगा, टू के बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये नोट कहां जाएगा, ये नोट टू से पहले आ जाएगा, नोट टू स्पीक, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स नोट टू स्पीक। तो इस तरीके से आपके जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस है उनको आपको रिपोर्ट करना है, यानी कि उनकी स्पीच को चेंज करना है। तो इस तरीके से आपको मिलेगी रिपोर्टेड स्पीच आपके एग्जाम में। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी ग्रिप बनेगी आपकी, और उतना अच्छे से आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आने वाला। देख के सब कुछ अच्छा लगता है, जब खुद करने बैठते हैं तब पता चलता है हम कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। उनको एक एक करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत ईजिली। बहुत टाइम है अभी हमारे पास। तो ये था आपका नरेशन का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।